Hello everyone, welcome to my channel Psycho Study. I am Nishu Rawal and in this channel you will get the informative and comprehensive videos of psychology honor courses of IGNOU and I hope that you will like the content. So before jumping to the video, don't forget to subscribe to my channel and hit the bell icon. हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम BPCC 101 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी की यूनिट 6 के लास्ट दो टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रैटेजीज इन लर्निंग की कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज होती है लर्निंग की, जिसमें इमेजरी, रिहर्सल और ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है वो लर्निंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड कि लर्निंग क्या है एक डिजिटल वर्ल्ड में। तो इसमें फर्स्ट है मेंटल इमेजरी कि मेंटल इमेजरी क्या है। मेंटल इमेजरी को तो पढ़ने से पहले ये जो दो क्वेश्चंस हैं इनका आंसर दें। फर्स्ट, हाउ मैनी विंडोज आर इन योर हाउस। सेकेंड है, हाउ मैनी वोवल्स आर इन द स्पेलिंग ऑफ 100। 100 की स्पेलिंग में कितने वोवल्स आते हैं। फॉर आंसरिंग द फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट पीपल हैव इमेज्ड देमसेल्व्स एज टेकिंग अ मेंटल टूर ऑफ देयर हाउस एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ विंडोज़। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि आपके घर में कितनी विंडोज़ हैं। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ज़्यादातर लोगों ने क्या इमेज किया होगा, इमेज देमसेल्फ एज टेकिंग अ मेंटल टूर ऑफ देयर हाउस कि वो अपने घर का एक मेंटल टूर ले रहे हैं, यानी कि बैठे तो उधर ही हैं बट सोच रहे हैं कि हाँ हम इस कमरे में गए हैं, अब हम दूसरे कमरे में गए हैं, फिर उसमें कितनी विंडोज़ है, दूसरे रूम में कितनी विंडोज़ हैं, जिससे कि हम ये काउंट कर सकेंगे कि हमारे घर में टोटल कितनी विंडोज़ हैं। तो मेंटल इमेज में क्या होता है कि हम इमेज बनाते हैं अपने दिमाग में और उससे चीज़ें लर्न करते हैं, उससे हम जो भी हमारे प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करते हैं। फॉर आंसरिंग द सेकंड क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पीपल हैव मेंटली फॉर्म द इमेज ऑफ द स्पेलिंग ऑफ डिजिट 100 एंड काउंटेड द नंबर ऑफ वोवल्स प्रेजेंट इन इट्स स्पेलिंग। जो सेकंड क्वेश्चन है उसको आंसर करने के लिए पहले तो जो 100 की स्पेलिंग है उसको इमेज करा होगा, उसकी एक इमेज बनाई होगी 100 के अपने माइंड में, और फिर एक एक करके काउंट करा होगा कि कितने वोवल्स हैं उस 100 की स्पेलिंग में। तो ये होता है मेंटल इमेजरी। सो हेयर मेंटल इमेजरी हैज़ हेल्प्ड यू इन आंसरिंग दिस क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपकी मेंटल इमेजरी ने आपको हेल्प किया होगा। विदाउट द एबिलिटी टू प्रोड्यूस मेंटल इमेजेस यू वुड हैव नॉट आंसर इट करेक्टली। और बिना मेंटल इमेजेस के बनाए, बिना एबिलिटी के कि अगर किसी पर्सन में मेंटल इमेजरी की एबिलिटी नहीं है तो वो इन क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएगा। उससे खुद या तो 100 की स्पेलिंग लिखनी पड़ेगी, फिर उसे काउंट करना पड़ेगा, या फिर उसे अपने पूरे घर का टूर लेना पड़ेगा, फिर फिजिकल टूर लेना पड़ेगा, फिर जाकर के वो इन क्वेश्चन का आंसर दे सकता है, बट एक जगह पर बैठे बैठे नहीं दे सकता। स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट इफ़ यू आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मेंटल इमेजेस, सो इफ द इंफॉर्मेशन टू बी रिमेंबर्ड देन यू कैन लर्न थिंग्स मोर एफिशिएंटली। स्टडीज़ ने क्या सजेस्ट करा है, स्टडीज़ बताते हैं कि अगर आप कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसको अगर आप मेंटल इमेजेस में प्रोड्यूस कर लेते कोई किसी भी इन्फॉर्मेशन को और उसको याद रखने के लिए, देन यू कैन लर्न थिंग्स मोर एफिशिएंटली। तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से याद रख सकते हो। यानी कि कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है उसके आपने मेंटल इमेजेस बना दी, कुछ भी इमेज बना दी जिससे कि आप उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से लर्न कर सको या फिर दोबारा से आपको याद आ सके, तो आपको वो ज़्यादा एफिशिएंटली आपको वो लर्न रहेगी। ये स्टडीज़ ने सजेस्ट करा है। इट कैन बी डिफाइंड एज वंस एबिलिटी टू विजुअलाइज द सिचुएशन और इन्फॉर्मेशन मेंटली। तो मेंटल इमेजरी बेसिकली क्या है कि इट कैन बी डिफाइंड एज, वो किस तरीके से डिफाइन कर सकता है कि किसी भी पर्सन की वंस एबिलिटी टू विजुअलाइज द सिचुएशन, किसी भी पर्सन की एबिलिटी कि वो किसी भी सिचुएशन को या फिर किसी भी इंफॉर्मेशन को विजुअलाइज कर सके, यानी कि अपने दिमाग में उसकी इमेजेस बना सके, उसे विजुअलाइज कर सके मेंटली, लेकिन सिर्फ दिमाग में। हम उससे पूरी सिचुएशन को या पूरी इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में मेंटली ऑब्जर्व कर सके, मेंटली देख सके, बेशक वो हमारे सामने अभी नहीं है बट विजुअलाइज कर सके। लर्निंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग इमेजरी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स। और किसी भी इन्फॉर्मेशन को लर्न करने के लिए, इमेजरी में लर्न करने के लिए 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट, रीडिंग द इन्फॉर्मेशन टू बी रिमेंबर्ड कि किसी भी इन्फॉर्मेशन को पहले रीड करना, उसको पढ़ना ताकि वो आपको याद रहे, उसकी मेंटल इमेजेस आपके दिमाग में बने। मेंटली फॉर्मिंग अ पिक्चर ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, और उस इन्फॉर्मेशन की दिमाग में एक पिक्चर बना लेना ताकि वो आपको याद रहे वो इन्फॉर्मेशन। इफ़ द मेंटल इमेज कंटेन्स ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन then it will be more accurately learned। और अगर जो मेंटल इमेज है वो सारी जितनी भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसकी हम मेंटल इमेजेस बना लेते हैं, ठीक है, तो जो भी हमने लर्न करा है वो ज़्यादा हम एक्यूरेट लर्न करेंगे, यानी कि उसमें गलतियों के चांसेस कम होंगे। अगर हमने जितनी भी इन्फॉर्मेशन उन सब के ही मेंटल इमेजेस बना लिया, फिर जो भी हमने मेंटल इमेज बनाई है उसमें सारी ही इन्फॉर्मेशन कवर हो गई है, तो हमारी भूलने के चांसेस कम हो जाते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रिहर्सल। तो रिहर्सिंग रेफर्स टू द रिपीटिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन टू ऑर्डर टू लर्न इट। तो रिहर्सल क्या है कि जैसे कि मूवीज़ होती हैं उससे पहले जो डायलॉग्स की रिहर्सल होती है या फिर डांस की जो पहले रिहर्सल होती है, ताकि जब आप
एक्चुअल में जब आप उसे परफॉर्म करो तो आप कुछ भी भूलो ना। तो बार बार जो रिपीट हम करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को, जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसको बार बार जब हम रिपीट करते हैं ओवर एंड ओवर, उसको याद करने के लिए, वो क्या है, रिहर्सल। रिहर्सल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। रिहर्सल जो है दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट क्या है, मेंटेनेंस रिहर्सल, और सेकंड है इलेबोरेटिव रिहर्सल। मेंटेनेंस रिहर्सल क्या है, इन्फॉर्मेशन इज सिंपली रिपीटेड अ नंबर ऑफ टाइम्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग टू कीप इट इन मेमोरी। तो मेंटेनेंस रिहर्सल में बेसिकली क्या है कि जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, अगर आपको एक सेंटेंस याद करना है, ठीक है, वो आपको कहीं सुनाना है, ठीक है, फिर कोई डायलॉग है, तो बार बार बस उसको रिपीट करते रहना। बेशक उसका मतलब पता है नहीं पता, उससे मतलब नहीं है, सिर्फ उसको बार बार रिपीट करते रहना ताकि आपको वो रट जाए, ताकि अच्छे से वो लर्न हो जाए कि वो जब भी आपको उसकी ज़रूरत हो, जब आपको बोलना है वो, तो आप बोल दो। तो वो होता है मेंटेनेंस रिहर्सल। सेकंड है इलेबोरेटिव रिहर्सल। इलेबोरेटिव रिहर्सल में क्या है, इज अ मेंटल इट इज़ अ मेथड ऑफ learning information by making an attempt to elaborate it, either by understanding its underlying meaning or by making meaningful connections with other information. तो इलेबोरेटिव रिहर्सल में क्या होता है कि आप समझ के जब चीज़ें लर्न करते हो, कि कोई भी आपको सेंटेंस दिया है, कोई भी आपको जो है सेंटेंस है, कोई डायलॉग है, फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन है, उसका क्या मीनिंग है उसको आप समझ रहे हो, या फिर उस इन्फॉर्मेशन को किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन से कनेक्ट कर रहे हो, दोनों के बीच में लिंक बना रहे हो और फिर उस चीज़ को समझ करके लर्न कर रहे हो। यानी कि जो इलेबोरेटिव रिहर्सल है वो तो है कि जब हम समझ के लर्न करते हैं, ठीक है, और जो मेंटेनेंस रिहर्सल है वो है जब हम सिर्फ रटते हैं। तो जो रटने वाली चीज़ है वो मेंटेनेंस रिहर्सल है, और जो इलेबोरेटिव रिहर्सल है उसमें जब हम चीज़ें समझ करके लर्न करते हैं, या फिर एक कोई इन्फॉर्मेशन उसका कनेक्शन किसी दूसरी इन्फॉर्मेशन से बनाते हैं ताकि वो हमें ज़्यादा अच्छे से लर्न रहे। जैसे कोई भी एक थ्योरी है, ठीक है, अब आपने उसको समझ भी लिया, बट उसका एक आपने अलग से एग्जाम्पल भी बना के रख लिया, ताकि आपको बेशक वो थ्योरी एक बार को याद ना आए, बट वो एग्जाम्पल आपको अगर याद आ जाएगा या रह जाएगा तो आप उस थ्योरी को भी लिख दोगे। तो ये हमने कनेक्शन बना लेते हैं, या फिर एक स्टोरी बना लेते हैं कि हाँ इस स्टोरी से हम उस जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन उसको हम लर्न कर लेंगे, या फिर इन दोनों का आपस में कनेक्शन है तो हमें याद रह जाएगी। तो इस तरीके से जब हम समझ करके लर्न करते हैं वो होती है इलेबोरेटिव रिहर्सल। Studies have suggested that learning a concept or information using elaborative rehearsal method is more effective as it is helps in retaining information for the longer period. स्टडीज़ बताते हैं कि अगर हम किसी भी कंसेप्ट को या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन को इलेबोरेटिव रिहर्सल के मेथड से अगर हम लर्न करते हैं तो वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं, रिटेन कर पाते हैं हम उस इन्फॉर्मेशन को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो जो इलेबोरेटिव रिहर्सल है, जैसे कि हम उसमें समझ के लर्न करते हैं और जितने भी कंसेप्ट्स होते हैं वो हमारे क्लियर होते हैं, और हम उसमें कनेक्शन भी बनाते हैं कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन ये इस दूसरी इन्फॉर्मेशन से कनेक्टेड है, तो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो इलेबोरेटिव जो रिहर्सल है वो ज़्यादा इफेक्टिव है मेंटेनेंस रिहर्सल से। तो ये थी रिहर्सल। इसी में एक और पॉइंट है, वन वे ऑफ डूइंग इलेबोरेटिव रिहर्सल इज, एक जो तरीका इलेबोरेटिव रिहर्सल का क्या है, इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन क्या है, इट इन्वॉल्व्स आस्किंग वाई क्वेश्चंस for the information to be remembered and then generating an answer. जो इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन है, इस तरीके ये भी एक तरीका है इंटरोगेटिव रिहर्सल का, कि हम इलेबोरेटिव इंटरोगेशन करते हैं, यानी कि कोई भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसमें हम वाई लगाते हैं कि ये चीज़ ऐसे क्यों है, और फिर उस क्यों का आंसर देते हैं, जिससे कि जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें ज़्यादा टाइम तक याद रहती है, उसे हम ज़्यादा रिमेंबर करके रख पाते हैं। एंड देन जनरेटिंग एन आंसर, यानी कि पहले हमारे पास कोई भी एक इन्फॉर्मेशन है उसको हमें लर्न करना है, तो पहले हम उसमें वाई लगाएंगे कि ये इन्फॉर्मेशन क्यों है, इसमें ऐसा क्यों है, और फिर जब वो क्यों आ जाएगा फिर हम उसको आंसर करेंगे, जब वो वाई आएगा फिर हम उसको आंसर करेंगे। स्टडीज़ हैव सजेस्टेड दैट दिस स्पेसिफिक टेक्निक इज़ यूजफुल इन रिमेंबरिंग फैक्ट्स, और ये जो स्पेसिफिक टेक्निक है ये फैक्ट्स को याद रखने के लिए ज़्यादा यूजफुल है। कि कोई भी एक फैक्ट है, कोई भी होता है, साइंटिफिक फैक्ट हो सकता है, कोई भी फैक्ट हो सकता है, जिनको याद रखने में ये जो मेथड है, ये जो टेक्निक है इलेबोरेटिव इंटेरोगेशन की, ये ज़्यादा काम आती है। तो ये थी रिहर्सल। अब नेक्स्ट है, अब स्ट्रेटजीज इन लर्निंग में लास्ट है ऑर्गेनाइजेशन, कि हम ऑर्गेनाइज करके चीज़ें लर्न करते हैं। दिस स्ट्रेटजी ऑफ लर्निंग requires reorganization of information to be remembered in such a way that would facilitate the learning process. For example, you were asked to remember the following list. देखो जो ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या है कि जो भी ये एक स्ट्रैटेजी है लर्निंग की, जिसमें कि जो भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसे हम रीऑर्गेनाइज करते हैं। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन तो है और वो भी ऑर्गेनाइज्ड इन्फॉर्मेशन होगी हमारे पास, बट हम उसे अपनी तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं उस इन्फॉर्मेशन को, ताकि हम जब याद करें तो हमको आसानी हो याद करने में। अब इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि हमें ये जो लिस्ट है इसको याद करना है। यहाँ पे जो ये लिस्ट है इसमें दिल्ली, ऑस्ट्रिच, लंदन, लुधियाना या ग्रीनविक, आउल, तो ये सारी जो लिस्ट है इसको हमें याद करना है। या तो हम इसको दो तरीके से याद कर सकते हैं। अब
एक तो हम इसे याद कर सकते हैं, यू कैन ईदर लर्न दीज आइटम्स बाय मेकिंग सेपरेट ग्रुप्स फॉर सिटी एंड एनिमल नेम्स, और यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड बाय टेकिंग द फर्स्ट अल्फ़ाबेट फ्रॉम द ईच वर्ड आएगा इधर, सच एज डॉली गो। तो हम दो तरीके से इसे लर्न कर सकते हैं, या तो हम जो यहाँ पे सिटीज़ के नेम है और जो एनिमल्स के नेम है उन दोनों को अलग अलग ग्रुप में डाल दें कि सिटीज़ के नेम को अलग कर दें और जो एनिमल्स के नेम है उनको अलग कर दें। या तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं, या फिर एक और तरीके से याद करने का कि हम जितने भी वर्ड्स हैं हमारे पास, ये जितने भी वर्ड्स हैं इन सब का फर्स्ट जो लेटर है, फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट है ना, हम बस उनको काउंट करें, उनको एक साथ ला दें। उनको एक साथ लिखने के बाद जो वर्ड बनेगा हम सिर्फ उसको याद रखें, और उसी से हमें याद आ जाएगा कि हाँ डी से दिल्ली है, ओ से ऑस्ट्रिच है, एक एल से लंदन है और एक एल से लुधियाना। तो इस तरीके से हम अपना एक नया वर्ड क्रिएट करके उसको याद रख सकते हैं, ताकि हमें ये सारे इतने बड़े बड़े वर्ड्स ना याद रखने पड़े, सिर्फ एक वर्ड याद रखना पड़े और उसी से हम सारी इन्फॉर्मेशन याद रख पाएँ। तो यहाँ पे जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी उनकी सब फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स को अगर हम एक साथ करते हैं तो डोली गो। तो ये जो डोली गो है इसी से हमें याद हो जाएगा कि हाँ डी से दिल्ली था, ओ से ऑस्ट्रिच, एल से लंदन है और दूसरे एल से लुधियाना। दिस मेथड हेल्प्स इन इम्प्रूविंग लर्निंग इन टू वेज। ये जो मेथड है हमें दो तरीके से हेल्प करता है। फर्स्ट, इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू द मैनेजेबल अमाउंट। ये हमें एक बहुत जो लंबी इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ी जो इन्फॉर्मेशन है उसको मैनेजेबल अमाउंट में कर देते हैं, यानी कि उसको छोटा कर देता है। जैसे कि अभी हमारे पास सिटीज़ थी और साथ में एनिमल्स के नेम था, अगर हम उसे ऐसे याद करते तो इन्फॉर्मेशन काफ़ी बड़ी थी, बट जब हमने उन पाँच छः वर्ड्स को हमने मिला करके सिर्फ एक वर्ड बना दिया उससे, तो क्या हमारे पास जो अमाउंट है इन्फॉर्मेशन की वो कम है। तो जब हमारे पास कम है चीज़ें याद करने के लिए तब हमें वो ज़्यादा टाइम तक याद रह सकेंगी। और सेकंड क्या है, इट हेल्प्स इन रिट्राइविंग इन्फॉर्मेशन मोर एक्यूरेटली। और इससे जो ये जो टेक्निक है, ये जो मेथड है, इससे हमें क्या मदद मिलती है कि जो इन्फॉर्मेशन को जब हम इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करते हैं, दोबारा से जब याद करते हैं तो ज़्यादा एक्यूरेट याद रहती है कि हाँ डी से दिल्ली ही था और डी के बाद ओ था, ओ से ऑस्ट्रिच था, फिर एल से लर्निंग था, फिर एल से लुधियाना था और लंदन था। तो ज़्यादा एक्यूरेटली चीज़ें लर्न रहती हैं इस मेथड से। तो ये थी स्ट्रैटेजीज इन लर्निंग जो कि इधर कवर हो गई। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लर्निंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड। लर्निंग इन अ डिजिटल वर्ल्ड कोई भी टफ टॉपिक नहीं है, इसके बारे में अगर कोई ना भी पढ़े फिर भी आप एग्जाम में अपने आप ही लिख कर रख के आ जाओगे, अगर आया तो। वैसे तो इतने चांसेस है नहीं इसके आने के, बट फिर भी मैं पढ़ा देती हूँ। देयर इज़ नो डाउट दैट टुडेज age is the age of computers and the internet. Everything and everyone is connected through the internet, thus affecting all the spheres of one's life including learning and education. तो जैसे कि अभी आपको पता है कि जो आज की एज है वो क्या है, कंप्यूटर्स की एज है, इंटरनेट की एज है, और सब लोग जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है थ्रू इंटरनेट, thus affecting all the spheres of one's lives including learning and education. और इसी वजह से जो लर्निंग और एजुकेशन है ये भी काफ़ी अफेक्ट हुई है इस चीज़ से। Digital learning can be defined as learning facilitated by technology that gives students some element of control over time, place, path and और pace. यानी कि डिजिटल लर्निंग से क्या बहुत सारी हेल्प भी मिलती है कि आप घर बैठे आपको सब कुछ मिलता है, आपका टाइम बचता है, आपको कहीं दूसरी जगह जाना नहीं पड़ता, आपको घर बैठे बैठे सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। कंट्रोल ओवर टाइम क्या है इधर, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय द टाइमिंग्स ऑफ स्कूल्स और कॉलेज, वन कैन लर्न एनी टाइम। कंट्रोल ओवर टाइम का यहाँ पे मतलब है कि डिजिटल लर्निंग से कंट्रोल ओवर टाइम स्टूडेंट्स को मिला है कि उन्हें कोई एक फिक्स टाइम पर नहीं पढ़ना होगा कि स्कूल सुबह 7 बजे से दोपहर 1 बजे तक का, ये नहीं है। आप किसी भी टाइम पढ़ सकते हो, आप शाम को पढ़ सकते हो, आप सुबह पढ़ सकते हो, रात को पढ़ सकते हो, किसी भी टाइम पढ़ सकते हो। कंट्रोल है स्टूडेंट्स के पास कि वो किसी भी टाइम वो पढ़ सकते हैं। कंट्रोल ओवर प्लेस है, इट मीन्स लर्निंग इज़ नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी स्पेसिफिक स्कूल और क्लास, कि किसी एक स्पेसिफिक स्कूल में जाकर के या फिर कहीं ट्यूशन जाकर के किसी क्लास को अटेंड करके आप चीज़ें नहीं सीख सकते हो, आप घर बैठे लर्न कर सकते हो, कहीं पर भी लर्न कर सकते हो आप स्कूल्स। नेक्स्ट क्या है, कंट्रोल ओवर पाथ क्या है, द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द पेडागॉजी यूज्ड बाय द टीचर्स, इंस्टेड वन कैन लर्न फ्रॉम अवेलेबल सॉफ्टवेयर, मोबाइल ऐप्स एंड अवेलेबल वीडियो ऑन द इंटरनेट। कंट्रोल ओवर पाथ क्या है कि अगर आपके स्कूल में एक मैथ्स का टीचर है तो वो सिर्फ अपने ही तरीके से पढ़ाएगा, अगर बेशक आपको उसको पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो नहीं आ रहा हो कोई मतलब नहीं उससे, आपको उसी से पढ़ना पड़ेगा। बट इंटरनेट पे क्या क्या रहा, अगर आपको एक टीचर से आपको नहीं समझ में आ रहा तो तुरंत आप दूसरे चैनल पे चल जाओगे, दूसरे की वीडियोस देख लोगे, या फिर एक टॉपिक अगर उस टीचर का नहीं समझ में आ रहा बट वो किसी और टीचर का समझ में आ रहा हो तो आप उधर से देख सकते हो। आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं और आपके पास जो टीचर्स हैं वो भी बहुत सारे अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐप्स हैं, बहुत सारी वीडियोज़ हैं इंटरनेट पर, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो आप जिससे कि आप अलग अलग तरीक़ों से किसी एक चीज़ को सीख सकते हो।
control over pace. One can spend more time on one topic and ignore other according to one's will. तो सबसे जो मेन फ़ायदा वो यही है कि आप अपने हिसाब से जो है अपना टाइम दे सकते हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक को। अगर हम स्कूल में होते हैं, ट्यूशन में होते हैं, तो एक पर्टिकुलर टाइम होता है कि 30 मिनट का पीरियड है, तो 30 मिनट में सारे डाउट्स क्लियर होने चाहिए। अब इतने बच्चे जो है, अब सबके अलग अलग डाउट होंगे, बट टीचर सबको टाइम नहीं दे पाता। और अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक वो नहीं समझ में आ रहा, तो चाहे मैं इंटरनेट पर उसे 1 बार देखूँ, 10 बार देखूँ, 20 बार देखूँ, जितनी मेरी मर्जी है उतनी बार मैं देख सकती हूँ और उतनी बार उसको समझ सकती हूँ। लेकिन स्कूल्स में और ट्यूशन्स में क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसी में पूछना होता है, बेशक आपको वो समझ में आया नहीं आया, या फिर बार बार आप पूछ भी नहीं सकते उस एक पर्टिकुलर टॉपिक को, या फिर बार बार आप उसी एक चीज़ को लर्न नहीं कर सकते। बट इंटरनेट पर आप ये कर सकते हो। द पेज ऑफ लर्निंग कैन बी एडजस्टेड बाय द स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू हिज और हर नीड, और हम अपनी नीड से उस टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। फर्स्ट, द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ डिजिटल लर्निंग। कुछ पॉजिटिव जो इफेक्ट है डिजिटल लर्निंग का वो क्या है? डिजिटल लर्निंग विल बी डिस्कस्ड हियर। In a recent study, it was found that students using technologies to study physiology preferred much better in their academics than those who did not seek any digital help. जो पहला पॉजिटिव इफेक्ट है डिजिटल लर्निंग का वो क्या है कि एक स्टडी में ये देखा गया कि जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करा, जिन्होंने इंटरनेट का यूज़ करा फिजियोलॉजी को पढ़ने के लिए, उनके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए, ज़्यादा अच्छे एकेडमिक्स में उन्होंने स्कोर करा है उनके मुकाबले जिन्होंने कोई भी डिजिटल हेल्प नहीं ली थी। यानी कि डिजिटल हेल्प जिन्होंने ली थी उनके ज़्यादा मार्क्स आए थे एकेडमिक्स में और दूसरे बच्चों के नहीं आए थे। डिजिटल लर्निंग इनेबल स्टूडेंट्स टू गो थ्रू इन्फॉर्मेशन मोर फ्रिक्वेंटली। डिजिटल लर्निंग से जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा जल्दी दूसरी जो है इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं, और ज़्यादा मतलब कि अभी एक इन्फॉर्मेशन लिए फिर दूसरी इन्फॉर्मेशन, वो बहुत जल्दी इन्फॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हैं। उनको नेक्स्ट डे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि कल हम जब स्कूल जाएंगे तो इसका हम कल पढ़ेंगे, जब मर्जी है जब पढ़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन कन्वीनियंस दैन द ट्रेडिशनल नॉन डिजिटल मैथड। और जो डिजिटल लर्निंग है वो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, जो कि नॉन डिजिटल मेथड है उसके मुकाबले, या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड था उसके मुकाबले ये जो है ज़्यादा कन्वीनियंट भी है। विद द एडवांसमेंट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर स्टडिंग मैनी सोशल नेटवर्किंग साइट्स एंड एप्स ऑल्सो केम इनटू एग्जिस्टेंस। और जैसे ही एडवांसमेंट बढ़ी है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की स्टडिंग में, वैसे ही बहुत सारी सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो हैं और जो ऐप्स हैं वो भी एग्जिस्टेंस में आई है, दूसरी ऐप्स भी एग्जिस्टेंस में आई है। स्टडीज हैव सजेस्टेड दैट रीडिंग डिजिटली मेक्स यू मोर मल्टीटास्किंग बट विद अ नेगेटिव कॉन्नोटेशन। स्टडीज़ ने ये बताया कि जो हम डिजिटल लर्न करते हैं, डिजिटल रीडिंग करते हैं, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है और हमें मल्टीटास्किंग भी बनाती हैं कि हम एक टाइम पर बहुत सारे काम कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, और हम खाना खाते खाते भी जो है चीज़ें लर्न कर सकते हैं। बट स्कूल्स में ऐसा नहीं होता, बट विद अ नेगेटिव कॉन्नोटेशन। लेकिन इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी है। In a study in the USA suggests that while studying digitally, students tend to visit social networking sites and shopping sites more frequently than the studying using books or print material. कि यूएसए की स्टडी में यही चीज़ जो बताई गई है, ये सजेस्ट किया गया है कि जब भी स्टूडेंट्स जो हैं वो अगर ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, अगर उनके हाथ में फ़ोन है, तो वो पढ़ाई से ज़्यादा जो दूसरी नेटवर्किंग साइट्स हैं और जो शॉपिंग ऐप्स हैं उन पे उनकी वजह से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जबकि अगर वो बुक से पढ़ें या फिर स्कूल में बैठ कर पढ़ें तो उनका सारा अटेंशन जो उधर ही रहेगा, वो बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी कि अभी किसी का मैसेज आ रहा है या फिर अभी ये शॉपिंग की ऐप आ रही है या फिर कोई दूसरी ऐप से, उनमें हम ज़्यादा इंडल्ज नहीं होंगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे सकते हैं। बट अगर हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, घर बैठे ही पढ़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। A survey was conducted on teachers to study their perception of the effect of the digital tool on learning. It was reported that they also feel that today's generation has a lesser span of attention and can easily get distracted. जो एक सर्वे था उससे ये पता चला कि जो जिसमें कि टीचर्स क्या फील करते हैं डिजिटल लर्निंग के बारे में ये पूछा गया था, तो उन्हें भी ये लगता था कि उस सर्वे से भी यही पता चला था कि ज़्यादातर टीचर्स को यही लगता है कि जो आज की जनरेशन है उनका जो टाइम स्पैन है, उनका जो स्पैन है कि अटेंशन का, पढ़ाई पे अटेन करने का, अटेंशन चीज़ें लर्न करने का, वो क्या है काफ़ी कम है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इस वजह से वो ज़्यादा फोकस, उनका जो कंसंट्रेशन लेवल है और जो फोकस लेवल है वो काफ़ी कम है, दस डायरेक्टली अफेक्टिंग आवर कंसंट्रेशन नेगेटिवली। और जो हम जितना जल्दी जो है डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं कि हम पहले अगर हम 10 मिनट तक कंटिन्यूसली पढ़ सकते थे या 20 मिनट तक कंटिन्यूसली पढ़ सकते थे, तो हम अब हमारा जो मन है वो सिर्फ 5 मिनट तक लगता है और फिर हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये जो है एक साइड इफ़ेक्ट है इस डिजिटल लर्निंग का, ये एक साइड इफ़ेक्ट है। तो ऐसे आप और भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स लिख सकते हो अगर आपको आया ये क्वेश्चन लिखने को। तो ये था यूनिट 6 जो कि आज हमने पूरी कवर कर लिया। आई होप कि
आपको समझ में आए। और कोई भी क्वेरी तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बता सकते हैं। इवन आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का, तो आप प्लीज़ उस पर जाकर मुझे फॉलो कर लो और चैनल को भी साथ साथ सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो और कमेंट्स में अपना फीडबैक ज़रूर दो।